गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जनजीवन में भ्रष्टाचार के जो परिणाम हैं उन परिणामों के बारे में। जनजीवन में भ्रष्टाचार के परिणाम, इसके बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो प्रयत्न एवं सुझाव हैं, जो प्रयत्न किए गए सरकार के द्वारा और जो सुझाव आए हैं विभिन्न कमेटियों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों समाजशास्त्रियों के द्वारा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं जनजीवन में भ्रष्टाचार के परिणामों पर। भ्रष्टाचार भी त्याग की तरह ऊपर से ही शुरू होता है और नीचे की ओर प्रसारित होकर संपूर्ण समाज को अपने रंग में रंग लेता है। भ्रष्टाचार के निम्न परिणाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं समाज में। सबसे पहला है, वृहत वफादारी के स्थान पर स्थानीय वफादारी बढ़ती है और देश एवं सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत व स्थानीय हितों को महत्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक स्थिरता और एकता खतरे में पड़ जाती है। दूसरा जो परिणाम हमें देखने को मिलता है, समाजशास्त्री गुनार मिडल का मत है कि भ्रष्टाचार के कारण लाल फीताशाही व उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ती है और लोग अक्षम हो जाते हैं और विकास का कार्य रुक जाता है। नेक्स्ट है, नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना में वृद्धि होती है, कीमतें बढ़ती हैं। इसके बाद में लोगों में निराशा, तनाव एवं संघर्ष देखने को मिलता है क्योंकि लोगों के जो कार्य हैं वो बिना भ्रष्टाचार के हो नहीं पाते हैं, बिना घूस के, बिना रिश्वत के नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता में हमें निराशा, तनाव और संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चरित्र एवं नैतिकता का पतन होता है क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के स्थान पर केवल स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो हम केवल स्थानीय बनकर रह जाते हैं और जब आप स्थानीय बन जाते हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तो जो राष्ट्रीय चरित्र है या नैतिकता है उसका पतन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ परिणाम हैं जो भ्रष्टाचार के हमें समाज में देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयत्नों पर और जो विभिन्न सुझाव आए हैं उन सुझावों के ऊपर। भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है। समाज में बेईमानी, चोरी एवं घूसखोर लोग आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं तथा नेक व ईमानदार लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु समय समय पर कई संकल्प किए गए हैं, अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया गया, फिर भी इसे छुटकारा नहीं मिल पाया। भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं जिन सुझावों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला सुझाव आया है, व्यावसायिक वर्गों में सुरक्षा तथा सरकारी नियुक्तों में स्थिरता उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों तथा व्यापारियों में ईमानदारी की भावना पैदा की जाए। अगला है, लोगों में नैतिक गुण, चरित्र एवं व्यवहारिक आदर्शों को उत्पन्न किया जाए। नेक्स्ट, कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए तथा भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जाए और केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की व्यवस्था हो। पुलिस तथा सतर्कता विभाग ईमानदारी से काम करें। नेक्स्ट है, बेकारी और निर्धनता को दूर किया जाए। अगला है, आयकर का मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से हो। अगला है, अधिकारियों में स्वविवेकी अधिकारियों को कम किया जाए। जो उनके अधिकार हैं, अधिकारियों के स्वविवेकी अधिकारों को कम किया जाए। जो उनके स्वविवेक अधिकार हैं उन अधिकारियों को कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, मंत्रियों एवं विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए आयोग का गठन किया जाए। अगला, जनसाधारण में जागरण पैदा किया जाए। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर धन के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाए। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार लोगों की सार्वजनिक रूप से निंदा एवं उपेक्षा की जाए। नेक्स्ट, शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगला है, राजनीतिक दलों को चंदा देने पर नियंत्रण लगाया जाए। नेक्स्ट है,
नियमों का सरलीकरण, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के साथ साथ कड़े दंड का प्रावधान किया जाए। अगला सुझाव है भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के विरुद्ध समाज में प्रभावी विरोध पैदा किया जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं जिन सुझावों को अपनाकर हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। बेकारी और निर्धनता को अगर हम समाप्त कर दें तो शायद भ्रष्टाचार कम हो, या जनता को हम जागृत कर दें, जन जागरण हो जाए, शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनके बाद में भ्रष्टाचार को हम समाज से दूर कर सकते हैं। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए समय समय पर कई प्रयास किए हैं। सन 1947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम की कार्यान्विति के संबंध में आवश्यक सुझाव देने के लिए 1949 में टेकचंद समिति की स्थापना की गई। 1953 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी निर्मित की गई। गृह मंत्रालय ने सन 1955 में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की। जून 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री ने संतानम कमेटी की स्थापना की, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 1964 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भी भ्रष्टाचार निवारण के लिए संतानम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने एवं अन्य कड़े कदम उठाने की घोषणा की। संतानम कमेटी ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु जो सुझाव दिए वो सुझाव इस प्रकार से हैं। कमेटी ने सबसे पहला सुझाव दिया, सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वत्र एक सी आचार संहिता बनाई जाए। दूसरा, संविधान की उन धाराओं को बदला जाए जो अनुशासन की कार्यवाही में बाधक हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। चौथा, भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नियमों में उचित संशोधन किया जाए। पांचवा, लाइसेंस और परमिट की स्वीकृति किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य होने पर ही दी जाए एवं दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। नेक्स्ट है लाल फीताशाही को समाप्त किया जाए। अगला सुझाव आया, नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि किन अधिकारियों की शिकायतें किसके पास करनी चाहिए। अगला है सरकारी कर्मचारियों के निवास, चिकित्सा एवं बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट सुझाव है ईमानदार व्यक्तियों को ही उच्च पद प्रदान किया जाए। अगला, जो समाचार गुप्त न हो वे जनता में शीघ्र प्रसारित किया जाए। अगला सुझाव है भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का व्यापक प्रचार किया जाए एवं उन्हें कठोर दंड दिया जाए। अगला, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उचित रूप से काम करने पर ही उन्हें राज्य द्वारा सहायता दी जाए। नेक्स्ट, उपयुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाए। अगला, मंत्रियों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता बनाई जाए। और नेक्स्ट सुझाव आया, समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए एवं झूठी शिकायत होने पर समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। ये कुछ सुझाव थे जो संतानम कमेटी ने दिए थे और इस कमेटी का यह मानना था कि अगर इन सुझावों को कार्य रूप में लागू किया जाए, वास्तव में समाज में लागू किया जाए, तो भ्रष्टाचार निवारण में हमें सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुनार मिडल ने कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे पहला सुझाव, लाइसेंस तथा परमिट संबंधी अधिकार पर इस प्रकार के नियंत्रण हों कि भ्रष्टाचार न पनपे। दूसरा सुझाव आया, कम वेतन पाने वालों के वेतन, सामाजिक स्तर व प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए। तीसरा, भ्रष्टाचार निरोध के लिए सतर्कता मूलक कार्यवाही बढ़ाई जाए। अगला, भ्रष्टाचार के अपराधियों को दंड देने हेतु सुगम कानून बनाए जाएं। नेक्स्ट है, घूस देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तो आगे से वे घूस नहीं देंगे। आयकर एवं आय व्यय के विवरण को गुप्त न रखा जाए।
अगला है मंत्री एवं उच्चाधिकारियों में ईमानदारी हो। नेक्स्ट, व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक चंदों पर रोक लगा दी जाए। नेक्स्ट सुझाव दिया, जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है वो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने शिकायत की है उसकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाए और उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर इस प्रकार से व्यवस्था होती है तो लोग शिकायत करेंगे और शायद भ्रष्टाचार का निवारण समाज से हो पाएगा। अगला सुझाव दिया, भ्रष्टाचार संबंधी झूठी खबरें छापने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। जो भी खबर छपी है उस खबर की जांच की जाए। अगर वह खबर झूठी है, किसी व्यक्ति को अन्यथा ही बदनाम किया जा रहा है, तो उस अखबार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ये विभिन्न सुझाव थे जो गुनार मिर्डल ने दिए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इससे पहले हमने चर्चा की थी संथानम कमेटी के सुझावों पर, अभी हमने चर्चा की गुनार मिर्डल के सुझावों पर। तो ये विभिन्न जो सुझाव हैं, विभिन्न जो प्रयत्न हैं जो सरकार के द्वारा किए गए हैं, जो विभिन्न कमेटियों के द्वारा किए गए हैं, जिससे कि हम समाज से भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे। सन 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें सबसे पहला है सतर्कता विभाग की स्थापना की जाए। यह विभाग हमेशा सतर्क रहेगा और जो भी व्यक्ति घूस लेता है या देता है उसके बारे में जो उपरोक्त कार्रवाई है, उपयुक्त कार्रवाई है वो करेगा। दूसरा, मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति के द्वारा हो। यह समिति आवश्यकता पड़ने पर जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है उस जांच ब्यूरो की भी सहायता ले सकती है। तीसरा, विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार की जाए और उसका पालन करवाया जाए। अगला सुझाव आया, न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पथ प्रदर्शन में सभी उच्च न्यायालयों में सतर्कता आयोगों का गठन किया जाए। तो ये सुझाव थे महत्वपूर्ण जो भ्रष्टाचार निवारण समिति ने दिए, और समिति का यह मानना था कि इनको लागू किया जाना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार जैसी समस्या से उन्मुक्त हो सकें। भ्रष्टाचार निवारण के लिए सदाचार समितियों का गठन किया जाए। इसके सदस्य रिश्वत न लेने एवं न देने की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार के कार्यों में लगे लोगों की क्रियाओं को उजागर करें। राजनीतिज्ञ एवं उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार के केंद्र होते हैं, अतः जब तक इनमें नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और देश प्रेम की भावना विकसित नहीं होगी, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का निवारण असंभव है। इन लोगों को समाज के सम्मुख अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। भ्रष्टाचार निवारण के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत हो तथा लोग दंड के भय से भ्रष्टाचारी तरीके नहीं अपनाएं। आम व्यक्ति भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त है क्योंकि वह जानता है कि रिश्वत देकर संगीन से संगीन मामला भी रफा दफा किया जा सकता है। विधायक, लोकसभा के सदस्य, मंत्री, राजनीतिक दल के सदस्य एवं उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों से पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। यह सब कुछ होने पर ही भ्रष्टाचार उन्मूलन की आशा की जा सकती है। तो ये विभिन्न सुझाव थे जो विभिन्न कमेटियों के द्वारा दिए गए कि किस प्रकार से हम देश से भ्रष्टाचार को भगा सकते हैं, समाज को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, जिस पर हमने आज चर्चा की। भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयत्न एवं सुझाव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।